गुड मॉर्निंग बेटा। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अगर कैपेसिटर का आता है तो डेफिनेटली 90% चांसेस रहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के कंसेप्ट से आएगा, चाहे वो डेरिवेशन हो कैपेसिटर का, अभी करेंगे हम लोग आगे, चाहे कोई न्यूमेरिकल हो, डाइलेक्ट्रिक का फंडा जरूर रहता है उसमें। तो हम इस डाइलेक्ट्रिक को सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं। एक बार सबसे पहले आपको बता दें डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बोलूंगा आपसे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है आप लिख सकते हैं दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या बहुत ही कम, या जीरो भी बोल सकते हैं। अब जीरो का मतलब क्या होता है? बहुत कम होना, क्योंकि वैसे कंडक्टर्स में मिलियंस ट्रिलियंस होते हैं, इसलिए। तो बेसिकली ये क्या है? इंसुलेटर्स ही हैं। तो हम इनका क्या यूज करने वाले हैं, कैसे करने वाले वो अभी सीखेंगे। उससे पहले आपको कुछ 2-3 बातें जरूरी बता दूं मैं, जिनकी हम आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहली बात है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो 2 तरीके के रहते हैं। पहली कहानी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर एटम्स की भी बात कर सकते हैं, और दूसरी कहानी है पोलर मॉलिक्यूल्स की। आपने डाइलेक्ट्रिक समझ लिया क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जिनके पास निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो कैरियर नहीं है, उनके पास चार्ज को कैरी करने के, यानी कि करंट जिनसे फ्लो नहीं हो सकती, दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी होगा कहीं, और कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी होगा। सेम वे में किसी एटम के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज रहता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। किसी एटम की बात कर रहे हैं, बट एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे रहता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर किसी एटम के लिए या किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज, बहुत ध्यान से सुनना लाइन, किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज अगर एक ही जगह पर हो, तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाता है। कुछ समझ में आया? या किसी एटम की मैं बात करूं, किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स या सेंटर ऑफ ग्रेविटीज अगर एक ही जगह पर हैं, तो वो क्या है? नॉन पोलर है। जैसे कि देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी मॉलिक्यूल को जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कोई एक एटम है ये, इस एटम में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस पे रहता है, और इसके चारों तरफ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं कहीं बीच में होगा। अब बचा नेगेटिव चार्ज जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। हमने देखा था 11th में सेंटर ऑफ ग्रेविटीज या सेंटर ऑफ मास भी सीखा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सीखा था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लें तो सेंटर पे ही होगा। आपको शायद याद होगा, जहां से बैलेंस किया जा सके। तो हमने क्या बोला कि इस केस में अगर नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी पॉइंट पर हो, तो ये मॉलिक्यूल या ये एटम क्या कहा जाएगा? नॉन पोलर कहा जाएगा। बात सुन ली है? सीधी सी बात ये है कि वो एटम्स जिनमें, अब आपने शायद एक वर्ड याद होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली याद होगा, डायपोल मोमेंट याद था आपको। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। तो बहुत हिंदी भाषा में बोले, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर जब होते हैं तो उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, या डायपोल बोलते हैं बेसिकली। और
क्या यहां पर भी एटम पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच लेकिन कोई सेपरेशन नहीं है, और अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो ये डायपोल नहीं बना, यानी कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके पास डायपोल मोमेंट नहीं है उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो हमारी तरफ सारी बातें बनती जा रही हैं। तो मैं क्या बोल दिया आपसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दी मॉलिक्यूल्स in which center of gravity of positive and negative charges coincide आप जानते हैं एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये तो डेफिनेशन बन गई। अब पंचलाइन क्या बनी, जब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब इनके पास क्या नहीं है, डायपोल मोमेंट नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पंच लाइन है, दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। और जनरली हम नॉन पोलर्स को कुछ इस तरीके से प्योर सर्कल की फॉर्म में दिखा देते हैं मॉलिक्यूल्स को। अब बात करेंगे एग्जांपल के केस में, जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, आपका हाइड्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। अब बात करते हैं पोलर। पोलर का मतलब क्या, इसका ठीक अपोजिट हो गया। ठीक अपोजिट का मतलब the molecules in which center of gravity of positive and negative charges do not coincide, एक ही जगह पर नहीं होती, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ सेपरेशन होता है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बातें हम सीखते जा रहे हैं जल्दी से। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ सेपरेशन होता है। और मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये सेपरेशन क्या, मॉलिक्यूल जितना हो गया, यानी कि एक मॉलिक्यूल से ज्यादा तो हो नहीं सकता, यानी कि बहुत छोटा सेपरेशन है। और यही हमारी डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन थी, वहां बताया भी था। ये सब कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बाद में पढ़ेंगे। आज वो दिन आ गया है पढ़ने का हमारा, और दिन आ गया है तो हमें पुरानी बात याद होनी भी चाहिए कि डायपोल के साथ क्या क्या सीखा था हमने। बहुत कुछ सीखा था, ये बताते हैं। तो क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ सेपरेशन होता है। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा, डू नॉट कोइंसाइड आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब पंच लाइन क्या बनी, आप बोलिएगा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बीच कुछ सेपरेशन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये मॉलिक्यूल्स के पास या एटम्स के पास क्या रहता है, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो हम बोलेंगे दे हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। इनके पास क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट रहता है। ये हमारे पास बात बन गई। एग्जाम्पल के लिए आपके पास H2O एक एग्जाम्पल है, पानी है अपना, ये HCl एक एग्जाम्पल है, अमोनिया भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। तो हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली नॉन पोलर और पोलर के बारे में। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा डेफिनेशंस के साथ। अब हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। ये क्या पढ़े थे हमने, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बहुत छोटा सा चेंज करेंगे। डायइलेक्ट्रिक हमने डेफिनेशन लिख ली है। अब मॉलिक्यूल्स जब दो तरीके के हैं, मॉलिक्यूल से मिलके अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दिया तो सब्सटेंस बन जाते हैं। अगर तो मैं बात करूंगा डाइलेक्ट्रिक्स की, तो डाइलेक्ट्रिक भी कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने तरह के सब्सटेंसेस से बन सकते हैं, दो ही तरह के बन सकते हैं, या तो पोलर मॉलिक्यूल से बनेंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनेंगे। कुछ बात पल्ले पड़ रही है, क्या बोला हमने कि मॉलिक्यूल्स मिला के क्या बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस था, एक सब्सटेंस जानते हैं, एक सब्सटेंस था, वो कितने तरीके का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल टाइप, दो तरीके का हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बाद हम पढ़ेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें कुछ पढ़ने वाली बात बची नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल पता है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, बहुत शुद्ध भाषा में सुनना, वो डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हो, नॉन पोलर हो। सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे, द डाइलेक्ट्रिक विच इज मेड
ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ये भी लिख लेंगे क्या आप? अपन को दोनों डाइलेक्ट्रिक पता चल गई, डाइलेक्ट्रिक पता चल गया, डाइलेक्ट्रिक के टाइप पता चल गए, और नॉन पोलर पोलर पता चल गया। अब बढ़ रहे हैं थोड़ी सी आगे की तरफ, बहुत जरूरी बात है जो हमारी पुरानी फिजिक्स निकाल के बाहर लाएगी। अभी हटा दो इसको। सर जी पूछते तो ऐसे हो जैसे जवाब आएगा। चलिए अब बात कर रहे थे कुछ जरूरी बातें। पहले हम देखिए, अभी हमने एक पैटर्न देखा होगा, मैंने पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बताया डाइलेक्ट्रिक क्या है। ऐसे ही अभी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन, नंबर 1 फील्ड का इफेक्ट पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे। तो पहले ही इफेक्ट किस पे पढ़ रहे हैं अपन, मॉलिक्यूल्स पे पढ़ रहे हैं, फिर बाद में आपको पता है किस पे पढ़ेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक पे पढ़ेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे ये इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने बनाना बताया था अभी आपको, किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में बना दीजिए, ये बन गया नॉन पोलर। पोलर कैसे बनाते थे अपन, इस तरीके से। पंच लाइन मिलेगी यहां से अपन को, ध्यान रखना। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको फील्ड का इफेक्ट पता करना है, यानी कि इसको हमने रख दिया है किसी एक्सटर्नल फील्ड में। मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि, और वो दोनों कहां पर हैं, एक ही जगह पर हैं। उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज कहां पर हैं, एक ही जगह पर हैं। अब जरा सुनना, ये फील्ड है, हमने सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड, या राइट साइड नहीं बोलना अच्छा लगेगा, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ। नेगेटिव पर किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और ये रबड़ बैंड की तरह खिंच जाएगा। पॉजिटिव चल जाएगा आगे, नेगेटिव चल जाएगा पीछे, और ये चार्ज के बीच का सेपरेशन कुछ बढ़ जाएगा। अभी कितना है, 0 है, और चार्ज को पॉजिटिव को आगे ले गए, नेगेटिव को पीछे ले गए, तो ये बन कैसा गया, ये बन गया कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव। सुन पाया हमने कुछ? और आपको जैसे ही ये दिखा होगा आप समझ गए होंगे सर ये नॉन पोलर से कैसा हो गया है, पोलर हो गया है। यानी कि नॉन पोलर था, अब कैसा हो गया है, पोलर हो गया है। एक और बात आपने नोटिस कर ली है क्या, जो अपने आप दिखनी चाहिए, ये एक डायपोल बन चुका है। डायपोल बन चुका है जिसका डायपोल मोमेंट किस तरफ रहता है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। और ये बात में हम बचपन से जानते हैं, बचपन का मतलब मेरा 12th के फर्स्ट चैप्टर से जानते हैं कि डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड रहना चाहता है। क्या ये डायपोल अभी फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है? बिल्कुल सही है, अलाइंड है, दिख रहा होगा। पी की डायरेक्शन भी यही है, ई की डायरेक्शन भी यही है। तो हमने क्या सीखा, पंचलाइन क्या बनी, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में रख देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। पंचलाइन लिख लेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलराइज्ड या बिकम्स पोलर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। लिख लिया, बना लिया डायग्राम, हटा रहे हैं। अब इफेक्ट ऑफ फील्ड किस पे पढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स पे पढ़ रहे हैं। ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो बड़ा ही आसान है। मान लीजिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन है, और इसको हमने कहां रख दिया है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। ये रहा एक्सटर्नल फील्ड। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जवाब देना पसंद करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को जब फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा। मैंने अभी भी थोड़ा सा हिंट दिया भी था आपको, हमने बताया था कि डायपोल की एक टेंडेंसी होती है, वो हमेशा किधर अलाइन होना चाहता है, फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना चाहता है, शायद पता है। तो अभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, पी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और फील्ड हमारा किस तरफ है, राइट साइड है। तो
तो ये इसके अलोंग अलाइन होना चाहेगा। अब आप बताइए किधर घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? कितने लोग बता सकते हैं? ऑब्वियस बात है, कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा और ये रोटेट कर जाएगा और कैसा बन जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब पंचलाइन क्या बन गई? पोलर मॉलिक्यूल को अगर फील्ड में रखेंगे तो वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ये दो पंचलाइन अगर दिमाग में बस गई हैं, हम क्या पंचलाइन अंग्रेजी में जरा बोल दें, पोलर मॉलिक्यूल्स tries to be aligned in the direction of external field। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का, ट्राई करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सक्सेस होना और ना होना किस बात पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा जब हम इसको एक सब्सटेंस की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपने इतनी दो पंचलाइंस लिख ली हैं, हटा दूं इन दोनों बातों को। अब इफेक्ट ऑफ फील्ड हमने पढ़ लिया था अभी तक मॉलिक्यूल्स पे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किस पे? पता ही चल गया होगा, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। एक और बात बता दें, हाँ बताना जरूरी है, इन्हीं बेसिक बातें अगर नहीं पता होंगे, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि ये तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये तो मैं किसी के नोट से पढ़ लूंगा। नहीं, यहीं से बेस बन रहा है। अगर ये छूट गया तो, अगर मैं भी ऐसे फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको फालतू में पढ़ाया जा रहा हूँ और इसका कोई सेंस नहीं, इसका सबसे ज़्यादा सेंस है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को इसमें, क्योंकि यहीं से कुछ डेफिनेशंस बनाएंगे हम और फिर मौके पे मौके उसको जबरदस्ती बीच में लाया करेंगे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर क्या फर्क पड़ेगा? अब हेडिंग तो समझते जा रहे हैं ना, क्या है मेन हेडिंग, क्या है? इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन नंबर 1 2 3 4 4 तक जाएंगे अभी हम लोग। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब का मतलब समझ गए होंगे, वही मैं कई बार यूज कर चुका हूँ। स्लैब मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल हो जाता है, 3D या क्यूबॉइड हो जाता है, या फिर मैं बर्फ की सिल्ली बोलता रहा हूँ उसको बहुत बार, आइस क्यूब जिसको आप बोल देते हैं, आइस क्यूब छोटी सी लगती है लेकिन। तो ये एक आइस क्यूब है, अपनी बर्फ की सिल्ली है, डेफिनेटली इसके पास क्या होगी? थिकनेस होगी। ये बनी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ। किससे बनी है? नॉन पोलर्स के साथ बनी है, यानी कि ये रहे इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर आप समझते होंगे, गोले गोले बना दिए तो नॉन पोलर, और एग बना दिए, अंडे बना दिए तो पोलर। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक शीट है या स्लैब है एक मेरे पास, इसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख रहा हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा, मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं। आप में से सभी लोगों को पता है, जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल, ये डायग्राम का फ्लो है। पहले ये थी सिचुएशन, अब मैं इस सिचुएशन पहुंच गया, मैंने क्या कर दिया है? एक फील्ड लगा दिया है बाहर। ध्यान से सुनना, आप एक एक बात, फील्ड लगा दिया है। आप जानते हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, और फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं तो क्या होगा? ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे? पोलर बन जाएंगे। अब आप ये बताइएगा नेगेटिव किधर होगा, पॉजिटिव किधर होगा? ये सभी लंबे हो गए, अंडे बन गए ये। अच्छे नहीं लग रहे हैं ये, भारी चला गया। तो हमने क्या बोला? ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए हैं? पोलर बन गए हैं। फील्ड की तरफ खिंच गए होंगे कौन से? पॉजिटिव वाले, अपोजिट आ गए होंगे नेगेटिव वाले। तो ये सभी अपोजिट आ गए नेगेटिव। क्या आपको डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? बात को समझे क्या हुआ है? यानी कि इस पूरी सरफेस पर, ये जो लेफ्ट साइड वाली सरफेस दिख रही है ना आपको, इस पूरी सरफेस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। इस पूरी राइट साइड वाली सरफेस पर, ये सरफेस है तो दिखी होगी ना, क्योंकि थिक थी ये, इसके पास कुछ थिकनेस थी, कुछ डेप्थ थी, तो इस पूरी राइट साइड वाली सरफेस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। कैसे? ये था एक एक्सटर्नल फील्ड, ये डायग्राम का फ्लो है बस।
इस पूरी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक्सटर्नल फील्ड था। मैं एक्सटर्नल फील्ड को कुछ मान लेता हूं ई नॉट, ओरिजिनल फील्ड या इनिशियल फील्ड ई नॉट नाम दे दिया। अब यहीं पर बात सुनना बहुत जरूरी। ये साइड पॉजिटिवली चार्ज है, ये साइड नेगेटिवली चार्ज है। हमने सीखा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, फील्ड की डायरेक्शन। ये दो सरफेस बन गई ना, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक जितना इस पे पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव बोल गया, तो मैंने क्या बोला, इधर एक फील्ड क्रिएट हुआ नन्ना सा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड क्रिएट हुआ और ये फील्ड अच्छा इस लाइन को आप समझे, ये हो क्या गया, ये पोलराइजेशन हो गया, हल्का फुल्का सा पोलराइजेशन हो गया सरफेसेस पर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और इस पोलराइजेशन की वजह से एक फील्ड क्रिएट हुआ। इस फील्ड क्रिएट हुए को हमने क्या नाम दिया, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी लिख दिया। ईपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इतनी लाइन सीख गए हैं। अब एक और बात, अगर हमने ऐसा एक केस पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। वो कंडक्टर्स था, वहां पर चार्ज मूव करने के लिए अवेलेबल थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कोई भी चार्ज मूव नहीं किया अपनी जगह से, सिर्फ क्या हो गई, उनकी शेप बदल गई है। देखिए आप सब देख रहे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे मूव करने के लिए, इसलिए यहां पर जो फील्ड क्रिएट हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, दैट विल बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल फील्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि सारा चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन या उनका स्ट्रेच होने से थोड़ा सा चार्ज डेवलप हुआ था सरफेसेस पर। और बीच वाला चार्ज तो आप देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सिर्फ कौन सी सिचुएशन बच रही है, जो साइड वाले थोड़ा सा फील्ड क्रिएट हुआ। तो अब एक बात सुनना, क्या इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अब दो फील्ड मौजूद हैं एक साथ, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो क्या नेट फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा कम हुआ है? एक राइट है तो पॉजिटिव है, एक लेफ्ट है तो नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं नेट फील्ड कहां पर, इनसाइड, किसके इनसाइड, दी डाइलेक्ट्रिक। कितना हो गया है, मान लिया वो फील्ड हो गया है E, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट ओरिजिनल फील्ड यानी राइट साइड वाला माइनस का लेफ्ट साइड वाला। अरे तो ये तो बात हमने मैथमेटिकली सीख ली, हम क्या समझे पंचलाइन की फॉर्म में, सबकी पंचलाइन बनती जा रही है। यहां पर पंचलाइन क्या बन रही है, जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उस स्लैब के अंदर फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस्ड वैल्यू को हम डिनोट करते हैं, याद रखना, रिड्यूस्ड वैल्यू को डिनोट करते हैं E से, और ओरिजिनल फील्ड को डिनोट करते हैं E नॉट से। तो पंचलाइन आपने लिख ली होगी, क्या लिखी है, व्हेन ए non-polar dielectric slab is placed in external field, the field inside the slab reduces, the field inside the slab reduces। I think इतनी सब बातें आपने नोट कर ली हैं अच्छे से। एक टर्म रिपीट कर दें, नॉन पोलर को फील्ड में रखा तो कैसा हो गए, सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए। पोलर होने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, विच इज एक पोलराइजेशन की फॉर्म। इस पोलराइजेशन की वजह से एक और फील्ड क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड फील्ड। और ये फील्ड कम क्यों होता है, बिकॉज पोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा हमारे पास कंडक्टर के केस में हो रहा था, वहां पर सारा नेगेटिव चार्ज भाग जा रहा था, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। फील्ड रिड्यूस कितना हुआ, नेट फील्ड कितना बचा, राइट वाले में से लेफ्ट वाला घटा दिया, राइट पॉजिटिव लेते थे लेफ्ट नेगेटिव लेते थे, तो फील्ड रिड्यूस हो गया। यहां तक देख लिया आपने कहानी। अब फोर्थ केस, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर फील्ड में रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं डायग्राम को बहुत छोटा सा चेंज दे रहा हूं। अब यहां पर हमारे लिए एक बात सुनना जरूरी है।
कोई भी सब्सटेंस, अभी यहीं पे वो बात बता रहा, तो मैंने बताया था, थोड़ी देर में बताऊंगा। कोई भी सब्सटेंस है, वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, मान लिया वो सभी के सभी कैसे हैं, पोलर हैं। कोई भी मॉलिक्यूल ड्यू टू थर्मल एनर्जी, या थर्मल, उसको एजिटेशन बोलते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन मोड में रहते हैं सभी मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेशन मोड का मतलब यह है कि कोई मॉलिक्यूल, अभी मैंने बोला इस ओरिएंटेशन में है, मान लिया ऐसे रखा है, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो किसकी वजह से, इसमें कुछ वाइब्रेशंस होते रहते हैं, किस वजह से होते रहते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहां पर, इस रूम टेम्परेचर की वजह से भी इसमें बहुत सारी थर्मल एनर्जी है, और ये थर्मल एनर्जी वजह से ये वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उस वाइब्रेशन वजह से अगले ही पल इसकी ओरिएंटेशन ऐसी हो सकती है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, और देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कंप्लीटली रिवर्स कर जाए, तो वो रैंडम होता है सारी कहानी। ये सारी कहानी कैसी होती हैं, रैंडम होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी में क्या हो रही है, थर्मल एजिटेशन हो रही है, और कोई भी मॉलिक्यूल अपनी रैंडम शेप में हो सकता है, कहीं पर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये वाली बात पोलर नॉन पोलर के केस में क्यों नहीं बोली थी, क्या वहां एजिटेशन नहीं हो रहा था, वहां भी हो रहा था। अब वहां पर हो रहा था, अब देखना यहां पर तो ये इस फॉर्म में है, एग की फॉर्म में, यानी कि ये घूमेगा तो दिखेगा ना। अब अगर गोल वाली चीज घूमेगी, समझ रहे हैं मेरी बात, एक इस तरह की चीज पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर वाइब्रेशन होंगे भी, तब भी ओरिएंटेशन पे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कहां पर हैं, एक ही जगह पर तो हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। इसलिए हमने इस बात को तब डिस्कस नहीं किया था। अब पोलर में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो वो हमें दिखेंगे वाइब्रेशंस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। आई थिंक आप बात सुन पा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि नॉन पोलर में वाइब्रेशंस नहीं थे, वहां भी थे वाइब्रेशंस, यहां भी हैं वाइब्रेशंस। अब ओवरऑल क्या है, इतना रैंडमाइजेशन है कि ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल के पास अपना डायपोल मोमेंट है, लेकिन जब ये इनको सम करते हैं ऑन एन एवरेज या ऑन वेक्टर सम देखते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 मान लिया जाता है। ये बात थोड़ी सी सुन लेना मेरी, क्या कर लिया जाता है, नेट डायपोल मोमेंट 0 मान लिया जाता है इस पूरे सिस्टम का, बिकॉज कोई इधर है तो कोई कहो तो इसके अपोजिट हो, इसको कोई ना कोई कैंसिल कर रहा होगा किसी ना किसी टाइम पर। तो वो क्या ओवरऑल मान लिया जाता है कि नेट मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट इसका कितना है, 0। किस वजह से, इनके रैंडम नेचर की वजह से, कोई ना कोई डायपोल किसी ना किसी से कैंसिल हो रहा होगा। अब हम जब इस स्लैब को फील्ड में रखते हैं, इस स्लैब को उठाकर हमने कहां रख दिया, फील्ड में रख दिया। अब बताना जरा, जैसे ही फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, आपने अभी सीखा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कंफर्म बात है, इतनी बात सीखी थी हमने। अब फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यहां पर लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में, किनके बीच में, एक तो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये फोर्स लगाएगा, इनको अलाइन करने की कोशिश करेगा, और इनको बिगाड़ कौन रहा था, इनको बिगाड़ने वाले की जो थर्मल एनर्जी थी। अब जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फील्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है इनको अलाइन करने के लिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इनफ तो क्या करेंगे, कौन जीत जाएगा, थर्मल एनर्जी जीत जाएगी, और वो इनको बैलेंस नहीं कर पाएगा, इनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाएगा। तो यही मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है, तभी मैंने लिखवाई थी लाइन कि फील्ड क्या करता है, ट्राई करता है अलाइन करने का, होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा थर्मल एनर्जी कैसी है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नहीं होगा अलाइन। आप मेरी बातें समझ रहे हैं, गेट कर रहे हैं सब कुछ। तो मैंने क्या बोला कि फील्ड मैंने मान लिया है स्ट्रॉन्ग इनफ है, तो वो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को ओवरकम कर जाएगा और इनको क्या कर लेगा, अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। और अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया तो मैंने क्या बोला, ये कैसा घूम जाएगा, ये घूम के कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। फील्ड की डायरेक्शन दिख रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पी क्या फील्ड की तरफ हो गया है, और ये अलाइन होते चले गए। अरे ये मत कह देना कि सर यहाँ पे तो आपने कम बनाए थे, यहाँ 9 बना दिए हैं।
वैसे 9 बना भी दिए हमने, इधर 3 3 6 3 9 इधर भी है 9 इधर भी है। वेरी गुड अक्षय सर। तो 9 का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है 9। क्या बोला यहां पर ये मॉलिक्यूल, इसके बाद की कहानी क्या हम देख चुके हैं। क्या यहां पर फिर आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पर पूरे पर नेगेटिव चार्ज, राइट साइड पर फिर से पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर से क्या आया, एक फील्ड क्रिएट हुआ पोलराइजेशन का फील्ड, और फिर नेट फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कुछ बात समझ में आई है? फर्क क्या रहा, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों ही सिचुएशन में अगर इनको फील्ड में रखेंगे तो फील्ड इनसाइड द स्लैब विल रिड्यूस, वो घट जाएगा। आई थिंक इतनी बात सुन पाए हैं आप। हटा दूं, ये सारी पंचलाइंस लिख ली हैं आपने। जल्दी से पूछें आपसे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पोलर बन जाएगा। पोलर को फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलाइन हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, आउटसाइड वाले फील्ड के कंपैरिजन में। और अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो भी क्या होगा, तो भी फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। चारों पंचलाइन बॉक्स में बना के रख लेना अपने पास। अब एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये सब डाइलेक्ट्रिक की कहानी चल रही है अभी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको जनरली डिनोट करते हैं के से, कहीं कहीं इसको डिनोट कर देते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी, सुनते जाना, लिखनी आपको है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड, it is defined as the ratio of original field to the reduced value of field, defined as the ratio of original field कितना था, E0 था, reduced field कितना है हमारा, reduced field कितना है, E है, जो घट के बचा फाइनली, that is E। इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बात इतनी सुन ली है आपने, आई थिंक सुन पाई है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, खूब ढंग से देख लेना फॉर्मूला अपने पास दिमाग में। अब मैं आपसे एक बात पूछ, इलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। कुछ जवाब आया, कुछ ने दिया भी होगा, आई थिंक, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो सुन लीजिएगा। के क्या है, E0 अपॉन E का रेशियो है। E0 था ओरिजिनल फील्ड, E है घटा हुआ फील्ड। अरे डेफिनेशन चिल्ला रही है कि डिनोमिनेटर छोटा है, अरे डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई ना, तो के की वैल्यू कैसी हुई, 1 से बड़ी हो गई। अब यहीं पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ नहीं है, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह वैक्यूम हो, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हमने, वैक्यूम भी तो एक डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम रख दिया, वैक्यूम रख दिया तो कोई उसमें मॉलिक्यूल है ही नहीं। अब जब मॉलिक्यूल नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है तो फील्ड घटेगा नहीं। सुन पा रहे हैं मेरी बात? अगर मैं, अरे कुछ सुनते हो एक बार में कि नहीं सुनते हो? क्या बोला, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कौन सा लूं, मैं बोलूं कि मैंने डाइलेक्ट्रिक मान लिया किसको, वैक्यूम को, वैक्यूम है डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसको मैं जब फील्ड में रखूंगा तो क्या वो पोलराइजेशन होगा? अरे पोलराइजेशन तो तब होता ना जब उसमें मॉलिक्यूल होते, मॉलिक्यूल है ही नहीं, मॉलिक्यूल नहीं तो पोलराइजेशन नहीं, तो फील्ड घटा नहीं, फील्ड रिड्यूस नहीं हुआ, तो क्या ये रेशियो में यहां पर भी E0 हो जाएगा, ओरिजिनल फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला फील्ड, अंदर वाला फील्ड भी कितना है वही है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, सिर्फ किस केस में, वैक्यूम के केस में ही कितनी होती है, इक्वल होती है 1 के। तो मैं बोल सकता हूं K इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। दिस इज अनदर पंचलाइन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में मिल जाता है या मिल सकता है। K की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। एक और बात पूछ लूंगा और फिर कहानी को खत्म करूंगा, पूछ लें।
किसी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, किसी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। ये कंडक्टर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। अब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो क्या निकालते थे, बाहर वाला फील्ड यानी ओरिजिनल फील्ड जिसमें इसको रख दिया, मान लिया कितना है E0 है, और अंदर कितना फील्ड है इसके, वो उसका रेशियो, अंदर फील्ड मान लिया कितना है E है। क्या हम सबको चिल्ला चिल्ला के याद कराए थे कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। याद करवाए थे या नहीं करवाए थे, बोल देना एक बार जोर से। याद करवाए थे, घर पे बैठी मम्मी भी सुन ले कि सर ने कुछ पढ़ाया, आपने कुछ पढ़ा। तो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना है, 0 है। अगर फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो रेशियो क्या हो गया, यहां पर वापस आइएगा, रेशियो क्या हो गया, ओरिजिनल फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड फील्ड। अरे इतनी देर में तो बोल देना चाहिए था E0 अपॉन फील्ड कितना है 0। ये क्या इनफाइनाइट हो गया है। तो पंच लाइन क्या बन गई मेरे पास, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, वैक्यूम का 1, एयर का 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और बाकी सबका 1 से ज्यादा। ये बहुत जरूरी था। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे हम लें चाहे कोई और ले। आई थिंक इतनी सब बातें क्लियर हैं आपको। अब एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। आज डाइलेक्ट्रिक का किस्सा ही खत्म हो गया अपने पास, अब कल डेरिवेशन बचा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये वर्ड हम लोग यूज कर चुके हैं एक बार, जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझाया था। उसका वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, उसको लाइव क्लास में समझाया था हमने। बहुत कम लोगों ने देखा होगा वो लेक्चर। चलिए, अपनी अपनी किस्मत है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ आप समझ गए होंगे, ताकत। किसी डाइलेक्ट्रिक क्या था, इंसुलेटर था। तो क्या बोला, किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए वो फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि अच्छा मैं बता दूं, डाइलेक्ट्रिक था, हमने इसमें बाहर से अगर फील्ड लगा दें तो ये फील्ड क्या करता है, इन पे फोर्स लगाता था मॉलिक्यूल्स पे। अगर मैं फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा, आयनाइज कर देगा। तो वो मीडियम अब इंसुलेटर नहीं बचा, क्या बन गया, कंडक्टिंग बन गया। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मिनिमम फील्ड और पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक ए डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग। किसी डाइलेक्ट्रिक को कंडक्टिंग बनाने के लिए कितना फील्ड या पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो क्या कही जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए जब हम कैपेसिटर में इसको फिल करेंगे तो क्या लिखी होती है, उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है। कुछ फील्ड की वैल्यू दी गई होती है कि इतनी फील्ड की वैल्यू ये झेल सकता है, इससे ज्यादा फील्ड होगा तो ये बेकार हो जाएगा। आपको पता होगा कि अगर ये कंडक्टिंग हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक चेंज हो जाएगा किसमें, कंडक्टिंग में, तो चार्ज लीक करने लगता था। हमने सिखाया था आपको, बहुत कम लोग जानते होंगे। चार्ज क्या करने लगता था, बाहर लीक होने लगेगा और चार्ज स्टोरेज की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए एक स्ट्रेंथ लिखी गई होती है डाइलेक्ट्रिक के लिए कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, और एक रेगुलर प्रैक्टिस है फॉर द सेफ्टी कि हम उस गिवन वैल्यू का सिर्फ 10% फील्ड ही अप्लाई करते हैं। ये इंडस्ट्री की रेटिंग, इंडस्ट्री की एक पॉलिसी है कि अगर मुझे बोला गया है कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल ये झेल सकता है, तो हम जनरली सिर्फ 10% ही यूज करते हैं उसका, यानी कि कितना यूज करेंगे, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ही देंगे उस डाइलेक्ट्रिक के केस में। ये एक इंडस्ट्री की पॉलिसी है, अब ताकि सेफ्टी बनी रहे हमारी किसी भी सिचुएशन में। तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ गए, बहुत कुछ समझ गए आज के लेक्चर में।
पूरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट ऑन दी कैपेसिटेंस, वो भी एक बहुत गोल्डन लेक्चर होने वाला है पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। वहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे, फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली। फिर हम कुछ अच्छे अच्छे सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा, चैप्टर बूस्टर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहिएगा। गुड बाय।